शब्दों का समर्पण लेके माँ भारती को नमन करती हूँ और साथ ही आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। राम राम बेटा, जय श्री कृष्णा। सभी बच्चों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग एंड सभी बच्चों को राम राम। तो प्यारे बच्चों, कल की क्लास के अंदर हमने व्यंजन संधि को कंप्लीट किया था और आज हम विसर्ग संधि को स्टार्ट करेंगे। उसके हम 4 या 5 रूल हैं वो आज की क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जल्दी से कॉपी पेन निकाल लो और अपने नोट्स साथ साथ वो कवर करते जाओ। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास रहेगी हमारी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि बात करें परिभाषा की, तो परिभाषा मैं इसकी आपको बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार थोड़ी सी चीज़ों को और हम रिकॉल कर लेते हैं। विसर्ग संधि क्या होती है? यदि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसको विसर्ग संधि कहा जाता है। यानी बात करें अगर परिभाषा की, तो विसर्ग के बाद, ठीक है, यानी ये हमारा चिन्ह होता है विसर्ग का, इसके बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, विसर्ग संधि के अंदर क्या होता है? इस विसर्ग के अंदर ही इसके चारों रूल आपको देखने को मिलेंगे, यानी इसके नाम के अंदर इसके चारों रूल हम पढ़ जाएंगे। तो बेटा जैसे विसर्ग हमारा 3 वर्णों से मिलके बना है, वि से ग। ठीक है, पहला रूल, दूसरा और तीसरा। इसका पहला रूल हम पढ़ेंगे विसर्ग का रूल। ठीक है, यानी विसर्ग संबंधी रूल। एक तो हम इसके अंदर विसर्ग का रूल पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे से का नियम। से का नियम, यहाँ पे हम तीनों से को डिस्कस है वो कर लेंगे। ठीक है, लास्ट हम पढ़ेंगे रे का नियम। ठीक है, रे का नियम। ये 3 नियम मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा विसर्ग संधि के अंदर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हमारे बनते हैं ओ के नियम से। तो इसके अलावा हमारे इन तीनों के अतिरिक्त एक नियम और आता है, वो आता है हमारा ओ का नियम। ठीक है, ओ का नियम। ओ का नियम इसके ऊपर आप स्टार डाल लो, डबल स्टार। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर विसर्ग संधि से बनते हैं तो वो हमारे ओ के नियम से बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि कई बार क्या होता है, हम ओ का नियम 2 संधियों के अंदर पढ़ते हैं। एक तो हम गुण संधि के अंदर ओ हमें देखने को मिलता है, एक हमें विसर्ग संधि के अंदर देखने को मिलता है। तो बच्चे क्या, एग्जामिनर क्या करता है, बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पुट आउट करता है वो यहाँ से करता है। अब हम इनको पहचान कैसे इसकी अलग वो करेंगे कि कहाँ पे हमारा ओ का नियम लागू होता है और कहाँ पे हमारी गुण संधि के अंदर ओ हमारा बनता है। तो दोनों का हम एक एक एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू हम दोनों के अंदर वो जो भेद है वो करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा ओ का नियम, उसके बाद हम पढ़ेंगे से का नियम, फिर हम पढ़ेंगे रे का नियम और लास्ट के अंदर हम पढ़ेंगे विसर्ग का नियम। ठीक है, अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ओ का नियम। बात करें अगर नियम की कि इसके जो नियम है वो किस प्रकार काम करते हैं, तो ओ का नियम विसर्ग में कब बदल जाता है, यहाँ पे करने के लिए हमें सबसे पहले यदि प्रथम पद में ए हो, उसके बाद सघोष व्यंजन आ जाए, सघोष व्यंजन आ जाए
उसके बाद क्या आ जाए, प्रथम पद में हमारा ए होना चाहिए और उसके बाद अगर सघोष व्यंजन आ जाता है तो हमारा जो ओ है वो विसर्ग के अंदर बदले जाता है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा मनोबल, ठीक है, मैंने लिखा तपोमय। अब देखो इसमें क्या है और इसमें क्या है, दोनों के अंदर हमारा ओ आ रहा है। क्या आ रहा है? ओ हमारा आ रहा है। हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना, इस ओ का क्या बनाना है, हमें विसर्ग बनाना है। यानी इस ओ का हमें क्या बनाना है, विसर्ग बनाना है। तो जो ट्रिक है वो क्या कहती है, अगर आपको किसी भी शब्द के अंदर ओ की मात्रा दिखाई देती है तो शब्द में कोई चेंज नहीं करना, किसी भी तरह की अगर आपको समस्या आ रही है तो इसमें क्या करना, आपको रूल के ऊपर फोकस नहीं रहना है। अगर आप डायरेक्ट संधि के क्वेश्चन हल करना चाहते हो तो जहाँ पर भी आपको ओ की मात्रा दिखाई दे जाती है वहाँ आपको उस ओ को हटाना है और विसर्ग लगा देना है। ये तो है ट्रिक। लेकिन अगर हम इसके रूल्स पढ़ते हैं तो हमारा जो विसर्ग है वो कब लगेगा और ओ हमारा कब वहाँ से हम इसको हटा सकते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं इसको ट्रिक से। जैसे मनोबल को हमने लिखा मन प्लस में बल। क्या लिखा? मन प्लस में बल। अब ये तो थी हमारी शॉर्टकट ट्रिक जो हमने डायरेक्ट इस ओ का क्या बना दिया, यहाँ पे हमने विसर्ग है वो बनाया है। लेकिन अब बात करते हैं हम इसके रूल के ऊपर। रूल क्या कहता है कि यदि प्रथम पद के अंदर हमारा ए होता है और उसके बाद हमारा सघोष व्यंजन आता है, प्रथम पद में ए होना चाहिए, उसके बाद हमारा सघोष व्यंजन होना चाहिए, तो ही हमारा जो विसर्ग है वो ओ के अंदर बदले जाता है। तो ये बल है, इसमें क्या है, ये बै है। तो क्या बै हमारा सघोष व्यंजन है? देखो सघोष व्यंजन मैंने आपको संधि जब स्टार्ट करवाई तो स्टार्टिंग के अंदर इनकी एक टेबल लिखवाई थी कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा य, रे, ले, व ये हमारे सघोष व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। तो ब हमारा क्या है, एक सघोष व्यंजन है। तो ये दोनों जब मिलेंगे तो हमारा जो मनोबल है वो इसके अंदर टूट जाएगा। इसी प्रकार से तपोमय है तो कुछ नहीं करना बेटा, जैसे तपोमय, ठीक है, यहाँ से आपको क्या करना है, जैसे ये शब्द आपको दिखाई दे गया। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि मैम ये ओ की मात्रा है, ये हमारी गुण संधि के अंदर भी आती है, तो ये मैम मैं आपको यहाँ पे निकाल देती हूँ। देखो गुण संधि के अंदर हमारा ओ है वो किससे बनता है, वो हमारा ए या आ के बाद ऊ या ऊ आ जाए तो ही हमारा ओ बनता है। तो इस शब्द को एक बार तोड़ लेते हैं। इस ओ को मैं यहाँ पे बाहर निकाल लेती हूँ। जैसे ही मैंने इसको बाहर निकाला तो ये तप्पे क्या बच गया, आधा बच गया, प्लस में मैं का मैं बच गया। ठीक है, अब देखो ये ओ हमारा किससे बनता है, ए प्लस में ऊ से बनता है। तो क्या हमारा ये ए तो इसमें मैं जोड़ देती हूँ तो ये तो हमारा तप बन गया, प्लस में ये क्या बन गया, उम्य बन गया। तो क्या हमारी यहाँ पे ये संधि बन रही है? यहाँ पे हमारी किसी भी प्रकार की गुण संधि नहीं बन रही है। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य क्या बातें हैं कि प्रथम पद के अंदर हमारा ए होना चाहिए, उसके बाद अगर हमारा सघोष व्यंजन आता है तो हमारा ये रूल है, जो ओ का जो नियम है वो विसर्ग संधि के अंदर लगेगा। क्यों? क्योंकि देखो अब इसमें क्या है, ये जो मैं है, ये मैं हमारा एक व्यंजन है ना कि स्वर है। और गुण संधि हमने स्वरों के अंदर पढ़ी थी और स्वरों के अंदर दोनों तरफ हमें क्या देखने को मिलते हैं, स्वर देखने को मिलते हैं। वहाँ पे व्यंजन का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, अब देखो जैसे तपों में कुछ नहीं करना, इस ओ की मात्रा को यहाँ से हटाने, यहाँ पे विसर्ग लगाना है, प्लस में मैं का मैं बनाना है। अब इससे रिलेटेड हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स करने वाले हैं जो आपको देखते ही समझ में भी आ जाएंगे और आपको इसकी ट्रिक भी साथ साथ क्या है, याद हो जाएगी। अब देखो एग्जाम्पल लिखा मैंने यहाँ पे, यशोगान, यशोगान। मैंने लिखा रजो धर्म, रजो धर्म। मैंने लिखा पयोधी,
मैंने लिखा यशोधरा, मैंने लिखा रजोगुण, पयोधर, मोस्ट इंपॉर्टेंट मनोविज्ञान, मनोविज्ञान। अब करना क्या है हमें, सबसे पहले हमें रूल्स को देखना है कि हमारा ए प्लस में सघोष व्यंजन अगर आ रहा है तो ही हमारा ओ टूट के विसर्ग के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये तो था रूल, कोई ज़रूरी नहीं अगर रूल आपको याद नहीं रहता है। सबसे अच्छी जो ट्रिक है वो क्या है, आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको ओ की मात्रा जहाँ पर भी दिखाई देती है, जहाँ पर भी ओ की मात्रा आपको दिखाई दे जाए, उस शब्द में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है, केवल मात्र ओ की जगह आपको विसर्ग लगाना है, बाकी शब्द वैसे का वैसे लिख देना है। जैसे यहाँ से मैंने ओ को हटा दिया, ये मैंने यहाँ पे क्या है, इस ओ को यहाँ से निकाल दिया, विसर्ग बना दिया, ओ को निकाल दिया, विसर्ग बना दिया, ओ को निकाल दिया, विसर्ग बना दिया। इसी तरह से इसमें से भी विसर्ग बनाया, ये भी हमने क्या है विसर्ग बनाया, और ये भी हमने क्या यहाँ पे विसर्ग बना दिया। अब देखो जैसे हमने ओ को बाहर निकाला तो ये तो बच गया यश प्लस में ज्ञान का ज्ञान, इसी तरह से रजय प्लस में धर्म, इसमें से पय प्लस में धी, यश प्लस में धरा, रज प्लस में गुण, लास्ट है पय प्लस में धर। बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है। रूल्स पढ़ने हैं, नो डाउट, कोई समस्या नहीं है। जब तक रूल्स हमें पता नहीं होंगे तब तक हम ट्रिक भी नहीं बना सकते। इसी के अंदर अब देखो, इसमें जहाँ पर भी ओ हमें दिखाई दिया, कोई चेंज नहीं किया हमने, क्या है एक यहाँ पे क्या है विसर्ग को ऐड किया है, बाकी शब्द हमारा वैसे के वैसे रह जाता है। तो सब शाबाश, मनोविज्ञान का बना के बताओ क्या बनेगा। इसी ट्रिक को, इसी नियम को फॉलो करेंगे और इसी के आधार पे हम इसका भी क्या बना देंगे, विसर्ग संधि के अंदर इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, मन प्लस में विज्ञान। ठीक है, मन प्लस में विज्ञान। इसी तरीके से मैंने लिखा यशोधन। ठीक है, अब देखो यश प्लस में धन, हमने क्या किया, कोई चेंज नहीं किया, इस ओ की मात्रा को यहाँ से काट दिया और ओ का हमने क्या बनाया, यहाँ पे विसर्ग बनाया है। ठीक है बेटा, इसके बाद अगला जो नियम आता है वो होगा हमारा से का नियम। ठीक है, दूसरा जो नियम पढ़ेंगे से का नियम। से के नियम के अंदर बेटा आपको तीनों प्रकार के से देखने को मिलेंगे, यानी हमारा ये से भी आ जाएगा, हमारा ये से भी मिलेगा और ये से भी मिलेगा। इसके अलावा आपको डबल से, डबल शे या डबल से, इसके अंदर आपको सिर्फ इतनी सी चीज़ ध्यान में रखनी है, ज़्यादा इसके नियम के चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे। सबसे आसान अगर कोई संधि है तो वो विसर्ग संधि होती है। क्यों होती है, क्योंकि विसर्ग संधि के अंदर हम क्या करते हैं, तुरंत शब्दों को देखते हैं और देखने मात्र से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे हमारी संधि वो कौन सी लगने वाली है। अब देखो, अगर किसी भी शब्द के बीच में आपको ये शय दिखाई देता है या ये शय दिखाई देता है या ये शय दिखाई देता है, प्लस में अगर आपको डबल शय दिखाई देता है, ये वाले से आ जाता, सॉरी ये शय दिखाई देता है या आपको ये शय दिखाई देता है, किसी भी शब्द में ये तीनों चीज़ अगर आपको दिखाई दे रही हैं तो आपको एक ही चीज़ करनी है, इस आधे आधे शय का आपको क्या बनाना है बेटा, विसर्ग बनाना है। बाकी हम शब्द के अंदर कोई चेंज देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे मैंने लिखा दुशासन, मैंने लिखा
दुष्कर्म, मैंने लिखा दुस्साहस, ठीक है। आगे लिखा मैंने अब देखो इसके अंदर क्या है, डबल स है, इसके अंदर हमारा आधा स है, इसके अंदर भी हमारा आधा स है। अभी मैंने आपको क्या बताया है, अगर आपको इस तरीके के शब्द कहाँ पर भी दिखाई देते हैं तो उनके अंदर हमें क्या करना है, इस आधे आधे शय का हमें विसर्ग बनाना है। तो बनाओ शाबाश। जैसे मैं इस शब्द को ले रही हूँ दुशासन में धू, इसका हमें क्या बनाना है, विसर्ग बनाना है, प्लस में शासन का शासन रह जाएगा। इसी तरीके से दुष्कर्म में धू प्लस में कर्म हो जाता है, ठीक है। दुस्साहस का क्या बनेगा बेटा, धू प्लस में साहस है वो बन जाता है, ठीक है। अगर किसी भी शब्द में हमें आधे श दिखाई देते हैं या डबल स आ रहे हैं तो आधे वाले स का विसर्ग बनाना है, बाकी शब्द में हम किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं हम इसके, यहाँ पे लिखा मैंने निष्पाप, यहाँ पे लिखा मैंने निस्तेज, यहाँ पे लिखा मैंने चतुष्पाद, ठीक है। तो इसका बनाओ शाबाश। इस वाले ट्रिक को यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे और इसके आधार पे आप देखो कि हम किस शब्द को यहाँ पे चेंज करने वाले हैं या किस वर्ण के अंदर हम यहाँ पे जो किस वर्ण का जो विसर्ग है वो यहाँ पे बनाया जाएगा। बढ़ाओ शाबाश। अब देखो इसमें क्या है, ये श है, ये श है, ये श है, इनको काट दिया, इनकी जगह में क्या जोड़ना है, केवल मात्र विसर्ग जोड़ना, बाकी शब्द वैसा का वैसा लिखेंगे। तो नी प्लस में पाप, इसी प्रकार से नी प्लस में तेज, और इसी प्रकार में चतु प्लस में पात, ठीक है। ये क्या है, हमारी विसर्ग संधि के अंदर हमारा जो स का नियम है वो किस प्रकार से काम करता है। अगर किसी शब्द के बीच में हमें डबल स दिखाई देते हैं और स हमारे तीनों प्रकार के आएंगे, तीनों के अंदर अगर हमारा आधा श जहाँ पर भी आपको दिखाई देता है उस आधे स का आपको विसर्ग बनाना है, बाकी शब्द में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है। इसी से रिलेटेड अगला एग्जाम्पल हम लिखेंगे, जैसे निश्चल। अब इसका बनाओ शाबाश। इसका क्या बनेगा, जैसे ये स है तो नहीं प्लस में छल, क्या बन जाएगा इसका, नी प्लस में छल बन जाएगा। इसी प्रकार से जैसे मैंने लिखा निशांत, ठीक है, निशांत, नी प्लस में शांत है। तो इसकी हमें क्या है, दो पद के अंदर संधि है वो तोड़ के दी गई है, इसका हमें संधि युक्त शब्द बनाना है। तो कैसे बनेगा, देखो बेटा, इस श से पहले हमारा कौन सा स आता है, हमेशा ही आधा स लगाएंगे हम, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है अगर आपको डबल स दिखाई दे जाते हैं तो इस आधे का हमें क्या बनाना होता है, विसर्ग। तो इसमें हमारा क्या बन जाएगा, निश शांत। बताओ दिक्कत कहाँ आ रही है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अगला जो रूल आएगा वो आएगा हमारा रे का नियम, कि कहाँ पर हम रे के नियम को लागू है वो करते हैं। किस वर्ण के ऊपर अगर रे होता है तो उस रे का हमें विसर्ग बनाना होता है। तो तीसरा नियम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम रे का नियम। रे का नियम, रे का नियम क्या कहता है, रे का जो नियम है वो ये कहता है कि अगर हमें किसी भी शब्द के अंदर
आधा रे दिखाई देता है तो उस आधे रे का हमें क्या बनाना होता है, विसर्ग बनाना होता है। ठीक है, रे कहाँ पे बनेगा, अगर हमारे जैसे मैंने लिखा नियम क्या कहता है इसका, ए और आ को छोड़कर, ठीक है, को छोड़कर बाकी कोई भी स्वर आ जाए, भी स्वर आ जाए, प्लस में क्या हो, सघोष व्यंजन हो, सघोष व्यंजन, प्लस में क्या हो, सघोष यानी तीसरा, चौथा, पांचवा, या ये रे ले वे। ठीक है, ये रे ले वे, अगर ये हमारे आ रहे हैं और ए और आ को छोड़ना है, इसके अलावा जो 9 स्वर हमारे बच गए वो हमारे आ जाएंगे। 9 कौन कौन से, ई से लेके हमारे आउ तक। ठीक है, ये हमारे 9 बच गए। इन 9 के बाद अगर हमारा सघोष व्यंजन आता है तो हम रे का क्या बना देंगे, विसर्ग बना देते हैं। जैसे मैंने लिखा निर्गुण, ठीक है, मैंने लिखा दुर्ग, मैंने लिखा निराशा। चलो इसको एक बार बाद में करें। ठीक, अब यहाँ पे निर्गुण है, इस निर्गुण के अंदर देखो ये जो रे है और ये जो रे है, तो सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि रे हमारे कितने प्रकार के होते हैं। ऑलरेडी ये चीज़ आपको बताई गई है। तो देखो बेटा, रे हमारे 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा ये वाला रे, दूसरा होता है हमारा ये वाला रे, तीसरा होता है हमारा ये पदेर, और चौथा होता है हमारा शीर्ष वाला। ठीक है, इसमें से बेटा ये रे और ये तीनों क्या होते हैं, पूरे होते हैं। ठीक है, पूरे रे होते हैं, और ये हमारा आधा होता है। क्या होता है, आधा होता है। अब देखो, हम रे को प्रकंपित व्यंजन भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि रे कितने प्रकार के होते हैं, तो बेटा रे हमारे 4 प्रकार के होते हैं। चारों में से जो शीर्ष वाला रे होता है वो हमारा आधा होता है, बाकी हमारे 3 क्या होते हैं, पूरे होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस रे को लेते हैं, क्योंकि हम आधे अक्षर का या आधे व्यंजन का क्या बनाएंगे, विसर्ग बनाएगा, और विसर्ग संधि के अंदर हमारे जो रे आएंगे वो हमारे आधे वाले रे हैं वो यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो अब देखो इस रे का हमें क्या बनाना है, विसर्ग बनाना। तो कैसे बनाएगा, नियम क्या कहता है, ए आ को छोड़ के, जो मैंने लिखा गुण। अब देखो इसका क्या बनेगा, नी प्लस में गुण बनेगा। क्या हमारा यहाँ पे ई आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यानी ना तो हमारा ए है ना ही आ है, और गुण का गुण। ठीक है, निर्गुण में क्या होगा, बाकी पीछे के शब्द में कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे। इसी प्रकार से दुर्ग का क्या बनाओगे आप, दू प्लस में गए, ध्रु प्लस में गए। तो ये था हमारा रे का नियम। इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल है वो और देख लेते हैं, ताकि आपको चीज़ें वो थोड़ी सी और ज़्यादा क्लियर हो जाए। मैंने लिखा निराशा, मैंने लिखा दुर्गंध, मैंने लिखा दुर्गम, मैंने लिखा दुर्गा, दूरदर्शा। दुर्गंध, ठीक है, सॉरी दुर्गंध ऊपर है, आ चुका है, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब देखो निराशा है, दुर्गंध है, दुर्गम है, दुर्गा और दूरदर्शा, सबके अंदर क्या है, हमारे आधे आधे रे यानी शीर्ष वाले जो रे है वो आ रहे हैं। लेकिन बेटा सबसे पहला जो निराशा शब्द है, अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम निराशा के अंदर तो हमारा रे है वो हमें पूरे वाला दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे हमारा रे पूरा नहीं है। कैसे नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इस निराशा को मैं वर्णों के अंदर तोड़ के बताती हूँ। देखो ने प्लस में ई प्लस में, इस रे के अंदर क्या है हमारा
आ है, तो ये रे हमारा क्या है यहाँ पे बेटा आधा है, और इस आधे रे का ही हमें क्या बनाना है यहाँ पे विसर्ग बनाना है। देखो तो निराशा का क्या बनेगा नी प्लस में आशा, ठीक है। उसके बाद दुर्गंध का क्या बनेगा धू प्लस में गंध, दुर्गम का धू प्लस में गम, दुर्गा का धू प्लस में गा, लास्ट है दुर्दशा का धू प्लस में दशा। यानी कहने का मतलब क्या है, रूल के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहो तो भी दिक्कत नहीं है। अगर हम रूल की बजाय विसर्ग संधि को ट्रिक के साथ करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रत्येक शब्द को ध्यान से देखना होगा और हमें ये देखना होगा कि शब्द हमारा कैसा है और किस प्रकार के वर्ण इस शब्द के अंदर प्रयोग किए गए हैं। अगर हम शब्दों को देखते ही संधि को पहचान जाते हैं तो वहाँ पे हमें रूल को पढ़ने की कोई आवश्यकता है वो नहीं रहती है। हो सकता है आपको रूल याद ना रहे, लेकिन ये जो ट्रिक है या जो शब्दों के ऊपर जो आपकी कमांड है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर शब्द आप ढंग से पकड़ लेते हो तो फिर आपको संधि के अंदर किसी भी प्रकार की दिक्कत है वो नहीं आएगी। जैसे एक अब इसका बनाओ आप निरपराध, निरपराध। अब देखो इसका क्या बनाएंगे निहि प्लस में आप रात, ठीक है। ये क्या है हमारी विसर्ग संधि। तो आज की क्लास में बेटा हमने 3 प्रकार के रूल पढ़े। सबसे पहला हमने ओ का नियम पढ़ा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ओ का नियम, वहाँ से हर बार आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके बाद दूसरा जो नियम पढ़ा हमने से का नियम पढ़ा, यानी किसी भी शब्द के अंदर अगर हमें आधा से दिखाई देता है या डबल से दिखाई देते हैं तो आधे से का हमें विसर्ग बनाना है, बाकी के शब्द में कोई भी प्रकार का परिवर्तन हम नहीं करते हैं। तीसरा नियम हमने रे का नियम पढ़ा। इसी प्रकार जैसे रे का नियम भी क्या कहता है, अगर हमें शब्द के अंदर आधा रे दिखाई देता है तो उस आधे रे का हमें क्या बनाना होता है विसर्ग बनाना होता है, और बाकी जो शब्द बच जाता है उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना होता। लास्ट हम पढ़ेंगे विसर्ग का नियम। एक बार इसको आप नोट डाउन कर लो थोड़ा सा, ताकि आपको चीज़ें हैं वो क्लियर होती रहे, ठीक है। चलो आगे, चलो फिर अगला जो नियम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे विसर्ग का नियम। विसर्ग का नियम, ठीक है। अब संधि के अंदर क्या होता है, कुछ शब्द हमें हिंदी के अंदर ऐसे भी देखने को मिलते हैं जिनमें विसर्ग है वो हटता नहीं है बल्कि विसर्ग वो लगा रहता है। तो कंडीशन क्या रहती है, यदि विसर्ग के बाद हमारा क ख या पे फ में से यदि विसर्ग के बाद या एह के बाद हमारा क ख पे या फे आता है तो विसर्ग का लोप नहीं होता। तो क्या नहीं होता, विसर्ग का लोप नहीं होता, ठीक है। नियम क्या कहता है, यदि विसर्ग के बाद क ख या पे फ यानी ये 4 वर्ण अगर आते हैं तो हमारा विसर्ग का लोप नहीं होता है। कैसे नहीं होता है, जैसे मैंने लिखा प्रातःकाल, बहुत बार एग्जाम के अंदर ये चीज़ पूछी गई है प्रातःकाल। या दूसरा लिखा मैंने अंतःपुर, अंतःपुर। अब देखो बेटा प्रातःकाल में विसर्ग के बाद क्या हमारा क आ रहा है, मैम बिल्कुल आ रहा है। अंतःकाल में क्या हमारा पे आ रहा है, यानी यहाँ पे विसर्ग के बाद क्या है हमारा पे आ रहा है। तो अगर ये सिचुएशन आपको विसर्ग संधि के अंदर जहाँ पर भी दिखाई देती है तो हमें क्या करना है, हमें इस शब्द के अंदर या इन पदों के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, इन पदों को एक साथ जोड़ के हम लिख देते हैं। बीच में से धन का जो निशान है उसको हम हटा देते हैं। दोबारा बता देती हूँ एक बार, अगर विसर्ग के बाद हमारा क ख
प या फ आता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ से विसर्ग हटता नहीं है बल्कि दोनों पदों को जोड़कर हम एक सार्थक शब्द बना देते हैं। जैसे प्रातःकाल का क्या बनता है, प्रातःकाल ही रहेगा। इसी प्रकार से अंतःपुर का क्या रहेगा, अंतःपुर ही रहता है। ठीक है, यहाँ तक की डिस्कशन समझ में आई। इसके बाद जैसे मैंने लिखा अधः पतन पयपान, ठीक है, एक शब्द और लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा अधः प्लस में पतन और पय प्लस में पान। अब देखो अधः पतन में यानी विसर्ग के बाद हमारा प आ रहा है, विसर्ग के बाद हमारा प आ रहा है, तो कोई चेंज नहीं होगा। रूल क्या कहता है, विसर्ग का लोप नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, सार्थक शब्द बनाना है, अधः पतन। और इसका क्या बनेगा, प पान। चीज समझ में आई आपको? ठीक है, 1 मिनट, ये यहाँ से थोड़ा सा रफ कर लेना। ठीक है, प्रातःकाल। ठीक है, ये था हमारा विसर्ग का नियम। यानी कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ से विसर्ग का हम लोप नहीं करते हैं। इसके अलावा बेटा एक एग्जाम्पल और रह जाता है, अगर हमारा विसर्ग से पहले ई हो और उसके बाद र हो, तो अगर विसर्ग से पहले हमारा ई होता है और उसके बाद र हो तो जो हमारा ई है वो बड़ी ई के अंदर परिवर्तित हो जाती है। जैसे यदि ई के बाद र हो तो ई के बाद क्या हो, ई के बाद र हो तो ई हमारी, इसको एक बार यहाँ लिख देती हूँ मैं, यदि विसर्ग से पहले ई हो तथा बाद में र हो तो ई है वो बड़ी ई के अंदर बदले जाती है। मतलब क्या है, अगर हमारा विसर्ग से पहले ई आ जाता है और उसके बाद र हो तो ई है वो बड़ी ई में बदले जाती है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे रव, नी प्लस में रव। अब देखो विसर्ग से पहले हमारा क्या है, ई है, उसके बाद क्या है, र है, तो ये जो बड़ी ई है वो क्या बदल जाएगी हमारी, यानी छोटी ई किस में बदल जाती है हमारी, यहाँ पे बड़ी ई के अंदर बदले जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे मैंने लिखा निरंतर, जैसे निरंतर, इस प्रकार से नी प्लस में रोग। अब देखो निरंतर है, अब यहाँ पे क्या है, बड़ी ई है, तो ये शब्द हमें संधि किया हुआ मिल गया, हमें इसकी क्या करनी है, संधि करनी है, यानी दो पदों में संधि तोड़ना है। तो ये बन जाएगी हमारी बेटा नी प्लस में रंध्र। ये निरोग कैसे बन जाएगा, यानी ये छोटी ई कहाँ पे है, विसर्ग से पहले है, उसके बाद र है, तो ये हमारी नी प्लस में निरोग। ठीक है, ये क्या बन जाएगा हमारा निरोग है वो बन जाता है। नियम क्या कहता है, अगर विसर्ग से पहले छोटी ई आती है, उसके बाद अगर र आता है, तो हमारी छोटी ई है वो बड़ी ई के अंदर बदल जाती है और शब्द में हम किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन हम नहीं करते, क्योंकि बार बार ये चीज़ें बताई जाती है कि संधि के अंदर क्या होता है, वर्णों के अंदर परिवर्तन है वो देखने को मिलता है, शब्द में हमारा किसी भी प्रकार का परिवर्तन हम नहीं देखते हैं। तो प्यारे बच्चों,
संधि का जो कॉन्सेप्ट है या संधि का जो टॉपिक है उसकी आज हमारी लास्ट क्लास थी और आज की क्लास के अंदर हमने विसर्ग संधि को कंप्लीट पढ़ लिया है। बाकी की सारी क्लासेज अपने चैनल के ऊपर डाली हुई है और डे बाय डे क्लासेस डाली हुई है, कंप्लीट क्लासेस हैं। अगर आपको संधि से रिलेटेड कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप संधि की क्लास है वो स्टार्टिंग से देख सकते हो। एक एक नियम को एक्सप्लेन किया गया है, विद एग्जाम्पल किया गया है, रूल्स बताए गए हैं और रूल्स के साथ आपको ट्रिक भी संधि की साथ साथ बताई गई है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास को मैं यहीं पे स्किप करती हूँ और सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन एंड तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आगे की क्लासेस के लिए अपने YouTube चैनल से बने रहिएगा। कल की क्लास के अंदर हम समास को डिस्कस करेंगे। अगर संधि से रिलेटेड कोई समस्या आ रही है तो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हो। तो थैंक यू बेटा एंड हैव ए नाइस डे।